अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कौन सा प्रोसेस है? तो इस सवाल से लिखा हुआ है इंडक्शन द प्रोसेस बाय विच वन टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ अनदर। जब एक तरह का एम्ब्रियोनिक टिश्यू दूसरे की डेवलपमेंट कराए, दूसरे टिश्यूज को फॉर्म करे, तो इस प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जा रहा है। हमारी बॉडी में कोई एक टिश्यू मौजूद है और वो टिश्यू में से सिग्नल्स निकल रहे हैं जो कि दूसरे सेल्स के पास पहुंचेंगे, फिर दूसरा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। यानी जब तक हमारे एक टिश्यू में से सिग्नल्स नहीं निकलेंगे दूसरा पार्ट डेवलप नहीं करने वाला। तो यहाँ पर एक जो हमारा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है वो दूसरे की डेवलपमेंट करा रहा है, तो इसी प्रोसेस को इंडक्शन कह रहे हैं। अब इंडक्शन कराने वाले जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली उन सेल्स को ऑर्गेनाइजर्स कहा जाता है और ऑर्गेनाइजर्स की दो किस्में होती हैं, एक को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स कहा जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजर्स आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स। सेल्स के गुच्छे होते हैं, सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें हम ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं। और इन ऑर्गेनाइजर्स में से सिग्नल्स निकलते हैं जो कि दूसरे सेल्स पर जब पहुंचेंगी तो वहां पर उनकी डिफरेंटिएशन करेंगे और उसके बाद फिर मुख्तलिफ टिश्यूज वहां से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली सेल्स हैं जो कि मौजूद होंगे उस एम्ब्रियोनिक टिश्यू के पास, जिसका असर दूसरे सेल्स पर होगा। तो पहले जगह के सेल्स, पहले टिश्यू के सेल्स जो है वहां के सिग्नल्स निकलेंगे जो किसी दूसरी जगह पर पहुंचेंगे और वहां पर असर दिखाएंगे। अब अगर हम बात करें मिसालों के तौर पर, तो मिसालों के तौर पर किस तरह से, तो जैसे हमारे पास प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स, इनको दूसरा हम एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजर्स भी कह रहे हैं। ये जो एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजर्स हैं इनका काम होगा बेसिक बॉडी प्लान को बनाना, हमारी बॉडी की बेसिक शेप को बनाना, बेसिक लेयर्स को बनाना। ये हमारे पास काम कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजर्स, या जिनको हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं। तो बॉडी का बेसिक लेयर्स बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाना, ये हमारे पास प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स का काम होगा। वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो लिखा हुआ है द डोर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर इज कंसिडर्ड द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा शुरुआती हमारी स्टेजेस के अंदर, जिसे हम डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहेंगे। ये हमारा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो है कहलवाएगा। तो यहाँ पर जो है आप डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को देख रहे हैं जो कि हमारे पास वर्टिब्रेट्स के अंदर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के तौर पर मौजूद होता है। इसी के हवाले से लिखा हुआ है कि ये जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का रीजन होता है, इस हिस्से में से यहाँ के सेल्स में से कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से फिर हमें गैस्ट्रुलेशन देखने को मिलती है। यानी कि सेल्स की शिफ्टिंग होगी, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनेंगे और उनके बाद फिर हमें तीन लेयर्स जो हैं यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये भी देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स के हवाले से। इन सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स को दूसरा रीजनल ऑर्गेनाइजर्स भी कहा जाता है और इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये बाद में डेवलप होते हैं और ये खास रीजन्स को बनाने का काम करते हैं, इसलिए इनको रीजनल ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं। क्योंकि शुरुआत के अंदर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बन रहे हैं जो कि बेसिक डेवलपमेंट को कैरी आउट कर रहे हैं और लेटर ऑन हमारी बॉडी में रीजन्स डेवलप होंगी तो वहाँ पर जो है देर से काम करने वाले हमारे पास ये रीजनल ऑर्गेनाइजर्स होंगे जो कि किसी खास तरह के सेल्स को, किसी खास तरह के हिस्से को डेवलप करने का काम करेंगे, वहाँ की सेल्स की डिफरेंटिएशन करेंगे। अब यहाँ पर एक मिसाल लिखी हुई है, लिखा हुआ है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर एक है ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। ये हमारी लिम्ब बड में मौजूद होता है। लिम्ब बड हमारा एक ऐसा रीजन है जो कि आगे चल करके लिम्ब में डेवलप होगा, यानी कि हमारी बाजुएं जो हैं वो बनेंगी। अब हमारी बाजुएं तब तक नहीं बनेगी जब जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में से सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगी। जब सिग्नल्स पहुंचेंगी तो फिर ये लिम्ब बड डेवलप होना शुरू हो जाएगी और फिर ये लिम्ब को डेवलप कर देगी। तो लिखा हुआ है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी रिलीज सिग्नल्स दे डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंटी पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द लिम्ब एंड डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट डिजीज। तो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में से सिग्नल्स निकलेंगी जिसकी वजह से हमारी लिम्ब की जो है वो पूरे हिस्से बनेंगी और उसके अलावा हमारी जो डिजिट्स होंगी यानी हमारे फिंगर्स वगैरह होंगी, ये सारी भी हमारी बाजुओं में से बनेंगी। यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर आप हमारे एम्ब्रियो को देख सकते हैं और एम्ब्रियो के अंदर लिम्ब बड्स को भी आप देख सकते हैं। इसी लिम्ब बड्स को यहाँ पर दिखाया गया है, ये पूरा एक लिम्ब बड का स्ट्रक्चर है और यहाँ एक रीजन मौजूद है जिसे जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी कहा गया है। अब इसमें से सिग्नल्स निकलेंगे और सिग्नल्स के निकलने के बाद ये लिम्ब बड का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होना शुरू होगा। अब हम आते हैं वापस उस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की तरफ। तो फिलहाल हमें ये मालूम है कि एक टिश्यू होगा जो दूसरे टिश्यूज की डेवलपमेंट कराएगा, इसे हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम दे रहे हैं। और इंडक्शन कराने वाले जो होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइजर्स कहा जाता है और ऑर्गेनाइजर्स की दो किस्में, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। फिलहाल हम लोग प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की हवाले से बात कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट का डिस्कस कर रहे हैं जो कि फ्रॉग के ऊपर किया गया था। तो लिखा हुआ है इन फ्रॉग एम्ब्रियोज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर सिचुएटेड एट द डोर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर।
हमने जैसे डिस्कस किया कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डोर्सल लिप होता है ब्लास्टोपोर का, वहाँ पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स मौजूद होते हैं। तो फ्रॉग भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स में आता है, तो वहाँ के जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स होंगे वो भी डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर में मौजूद होंगे और इनका काम जो है प्रॉपर डेवलपमेंट कराना होगा। मजीद लिखा हुआ है द प्रॉक्सिमिटी टू द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर डिटरमाइन द फेट ऑफ द सेल्स। हमें मालूम है कि जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट तरह के सेल्स को बनाएगा। जो सेल्स जितना प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के करीब होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनके दूर वाले और डिफरेंट होंगे और मजीद दूर वाले जो हैं वो और ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो जो सबसे करीब सेल्स है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स के वो एंडोड्रम बनते हैं, जो थोड़े से दूर हैं वो मीजोड्रम और जो सबसे दूर हैं वो एक्टोड्रम के सेल्स बनेंगे। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर यानी डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है उसके करीब वाले जो सेल्स हैं वो एंडोड्रम, दूर वाले मीजोड्रम और सबसे दूर वाले जो हैं वो एक्टोड्रम बन रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ग्रेडियंट, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं उन रीजन्स के करीब में। तो मॉलिक्यूल्स का फ़र्क जो है ये केमिकल सिग्नल्स में फ़र्क लाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास सेल्स की डिफरेंटिएशन हो रही है। वरना सारे के सारे सेल्स एक जैसे बनते हैं, लेकिन सेल्स के दरमियान में फासला मौजूद है और फासले की वजह से वहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग मौजूद हैं। और मॉलिक्यूल्स के अलग अलग होने की वजह से जो लेयर है वो भी डिफरेंटिएशन में जा रही है, यानी लेयर्स भी 3 अलग अलग तरह की हमारे पास बन रही है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जिसे हैंस स्पेमैन और हेल्डी मैंगोल्ड ने कंडक्ट किया था। हेल्डी मैंगोल्ड और हैंस स्पेमैन इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इन्होंने फ्रॉग के ऊपर किया था, जिसके ऊपर उन्होंने एक सेल को अंदर जो है वो ग्रेक्रीसिन वाला पार्ट दाखिल होने दिया, दूसरे सेल के अंदर ग्रेक्रीसिन वाला पार्ट जो है दाखिल नहीं होने दिया। रिजल्ट उसके वो निकले कि ग्रेक्रीसिन वाला पार्ट जो था वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट हुई और जो ग्रेक्रीसिन के बगैर वाला पार्ट था उसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली। इन्होंने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उस दौरान वो ये देख रहे थे कि जो न्यूरल टिश्यू है वो किस तरह से फॉर्म करता है, यानी कि देख रहे थे कि जो हमारा न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर है जो कि आगे चल करके हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाला है, तो ये न्यूरल टिश्यू जो है वो किस तरह से डेवलप होने वाले हैं। अब इनके एक्सपेरिमेंट के हवाले से लिखा हुआ है दे केयरफुली एक्सरसाइज द प्रिज्मेटिव नर्वस टिश्यू अबव द नोटोकॉर्ड। इन्होंने जो है नर्वस टिश्यू को निकाला जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर मौजूद था एंड ट्रांसप्लांटेड टू अ डिफरेंट रीजन इन द एम्ब्रियो द बेली एरिया, और फिर उन्होंने उस नर्वस टिश्यू को निकाल करके दूसरे एम्ब्रियो के अंदर उसकी बेली रीजन में ट्रांसफ़र कर दिया। जो नर्वस टिश्यू जो नोटोकॉर्ड के ऊपर मौजूद था जिसने आगे चल करके नर्वस सिस्टम को डेवलप करना था, वो नर्वस टिश्यू वो निकाल चुके हैं और उसे दूसरे एम्ब्रियो के अंदर उसके पेट वाले रीजन के अंदर जो है दाखिल कर दिया है। जब इन्होंने दूसरी जगह पर नर्वस टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया तो नतीजा ये निकला कि लिखा हुआ है द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू फेल टू डेवलप इनटू द न्यूरल टिश्यू एट द न्यू लोकेशन। दूसरी जगह पर वो नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट था वो डेवलप नहीं हो सका। तो पहले उन्होंने नर्वस टिश्यू वाले पार्ट को उठाया जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर मौजूद था, लेकिन वो डेवलप नहीं हो सका। फिर दूसरी दफ़ा इन्होंने ये किया कि इन्होंने डायरेक्टली नोटोकॉर्ड वाले पार्ट को उठाया और उसे दाखिल कर दिया बेली रीजन के अंदर। जब नोटोकॉर्ड के पार्ट को उन्होंने बेली रीजन के अंदर दाखिल कर दिया तो वहाँ पर जो है हमें नर्वस सिस्टम डेवलप होने को देखने को मिला। तो इस हवाले से लिखा हुआ है दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द इन्फ्लेक्शियल कैपेसिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। तो इनके एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि ट्रांसप्लांटेड टिश्यू जो है वो किस तरह से असरअंदाज करता है। लिखा हुआ है इंडिकेटिंग दैट इट इंड्यूस द सराउंडिंग सेल्स टू एडॉप्ट स्पेसिफिक फेट्स। तो इनके एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि जब नोटोकॉर्ड को दाखिल किया गया तो उसने सराउंडिंग के अंदर जो सेल्स मौजूद थे उनके ऊपर भी असर किया। नोटोकॉर्ड जो मौजूद था जो मीजोड्रम में से बना था उसकी सराउंडिंग में जो सेल्स मौजूद थे यानी कि जो हमारे पास एक्टोड्रम के सेल्स मौजूद थे वो उन पर असर कर रहा था और फिर वहाँ से न्यूरल प्लेट और नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा था। लेकिन जब इसी नोटोकॉर्ड को हमने बेली रीजन में दाखिल किया तो उन्होंने उनका फेट भी डिसाइड कर दिया और उनको भी चेंज कर दिया और वहाँ पर भी न्यूरल प्लेट और इसी तरह से हमारे पास न्यूरल ट्यूब और फिर ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो लिखा हुआ है द नोटोकॉर्ड एक्टिंग द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर नोटोकॉर्ड एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करता है। तो इस नोटोकॉर्ड में से सिग्नल्स रिलीज होते हैं जो कि गाइड करते हैं नेबरिंग सेल्स को और फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं न्यूरल टिश्यू के अंदर। तो वही बात आगे लिखी हुई कि स्पेमैन और मैंगोल्ड्स के जो एक्सपेरिमेंट्स थे इन्होंने हमें बताया कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन किस तरह से होती है और उन्होंने बताया कि कुछ जो टिश्यूज़ हैं कुछ सेल्स जो हमारे पास मौजूद होंगे या कुछ रीजन्स होंगे वो असर करेंगे नेबरिंग सेल्स के ऊपर और फिर उनकी डेवलपमेंट को गाइड करेंगे। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि ये एक हिस्सा था जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर मौजूद था। पहले इन्होंने उसे शिफ्ट कर दिया था बेली रीजन के अंदर, नोटोकॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट, तो वहाँ पर कोई भी न्यूरल टिश्यू जो है डेवलप नहीं हो सका। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जब इन्होंने डायरेक्टली इस नोटोकॉर्ड वाले ही रीजन को शिफ्ट कर दिया इस बेली रीजन के अंदर तो वहाँ पर हमें जो है नर्वस सिस्टम देखने को मिला।
जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक न्यूरल ट्यूब मौजूद है, दूसरी न्यूरल ट्यूब यहाँ पर भी इस बेली रीजन में भी आगे चल करके डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पहले जो है नर्वस टिश्यू वाला पार्ट जो है वो निकाला गया था डोनर एम्ब्रियो में से। प्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि जिसका अंदाज़ा हो कि ये पार्ट फ्यूचर के अंदर जो है नर्वस टिश्यू में डेवलप होगा। तो नर्वस टिश्यू वाला जो पार्ट है उसे निकाला गया और उसे जो है होस्ट टिश्यू के अंदर उसकी बेली रीजन के अंदर दाखिल किया गया। लेकिन नर्वस टिश्यू के सेल्स में वो एबिलिटी नहीं होती कि वो बाकी के नेबरिंग सेल्स को असरअंदाज करे और उन्हें इंड्यूस करे ताकि वो नर्वस टिश्यू को आगे डेवलप कर सके। तो इनके सेल्स में ये मामला नहीं था, तो इसी वजह से कोई भी हमें चीज़ देखने को नहीं मिली। जैसे आप देखेंगे कि नॉर्मल जगह पर न्यूरल प्लेट डेवलप हुई है, लेकिन जहाँ पर हमने टिश्यू इम्प्लांट किया था वहाँ पर हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर जब हमने नोटोकॉर्ड के हिस्से को रिमूव किया और उसे लगा दिया हमने बेली रीजन के अंदर, तो फिर हमें होस्ट सेल के अंदर एक न्यूरल प्लेट देखने को मिली जो कि नॉर्मल थी। उसके अलावा एक और न्यूरल प्लेट हमें वहाँ पर देखने को मिली जो कि इंड्यूस थी, यानी कि जो बेली रीजन के सेल्स के ऊपर असरअंदाज होकर के इस नोटोकॉर्ड ने बनाया था। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।